फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नो एंड ग्रो। आज डिस्कस करेंगे न्यूज में रहे एक पॉइंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वोकैब्स को। एक वर्ड होता है ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड। दूसरा वर्ड होता है ब्लेंड, जिसको हम पढ़ेंगे ब्लेंड। और थर्ड वर्ड होता है BLAND ब्लांड। फर्स्ट ब्लाइंड जानते होंगे, इसका मतलब वही अंधे लोग। अंधे लोग यहाँ पे ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब है टू मिक्स, मिक्स करना। एक दो कंपोजिशंस जो होंगे, तीन कंपोजिशन, इनको आपस में जब मिक्स करते हैं तो उसे हम ब्लेंड कहते हैं। इसी से बना है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग नाउन है, ब्लेंड वर्ब है। और तीसरा वर्ड है ब्लांड। ब्लांड का मतलब होता है कोई बेस्वाद खाना, बेस्वाद टॉक, या ब्लाइंडिंग टॉक कह सकते हैं। कोई बेस्वाद बात हो गया या बेस्वाद खाना हो गया, उसके लिए भी यूज आता है। तो इसको हम कहेंगे टेस्टलेस। टेस्टलेस। तो यहाँ पे ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि हम पेट्रोल में जो इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करते हैं, उसी को कहा जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब मैटर क्या है? मैटर है 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि हम 2030 तक 2030 तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा करेंगे। 20% यानी कि हम जितना भी पेट्रोल कंजम्पशन है उसमें हम 20% एथनॉल को मिक्स करेंगे। तो मैटर इसलिए न्यूज में है क्योंकि अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे 2023 तक में ही 2023 तक में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 2023 में लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो अब डिस्कस करेंगे कि ये 7 साल का गैप, 7 साल का गैप क्यों आ रहा है? गवर्नमेंट इतना एस्पिरेशनल क्यों हो जा रही है कि हम कहें कि 7 साल पहले ही इसे हम प्राप्त कर लेंगे? तो बात ये है कि हमने उसके 7 साल 2021 में ये भी टारगेट किया था कि नवंबर 2022 तक हम 10% एथनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा करेंगे, जिसे हमने 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। हम अभी पेट्रोल में 10% एथनॉल को मिक्स करते हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमने इस बात को भी सेलिब्रेट किया। इसलिए गवर्नमेंट अब कह रही है कि हम 20% एथनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लेंगे। अब बात आती है कि हमने इस लक्ष्य को पूरा इतना जल्दी कैसे कर लिया? क्या हुआ? और क्या जो लक्ष्य हम अब निर्धारित कर रहे हैं 20% ब्लेंडिंग का, उसे हम समय पे पूरा करेंगे क्या? इस बात को डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे। एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो उसका प्रोडक्शन इथेनॉल का। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इथेनॉल बहुत सारा पड़ा हुआ है, बस पेट्रोल आ रहा है हम इथेनॉल मिलाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इथेनॉल का प्रोडक्शन भी अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस होता है। और दूसरा है उसका इम्पैक्ट। जो इथेनॉल हम मिक्सचर उसमें ऐड करते हैं, उसकी वजह से इंजन पे जो इम्पैक्ट आता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो बात यह है कि 10% जो एथनॉल ब्लेंडिंग था, इसका बहुत सारे साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, कंपनीज ने ये एक्सेप्ट किया कि 10% का जो मिक्सचर है उससे जो इंजन्स हैं उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं। और जो हमारा प्रोडक्शन है, तो हम 10% ब्लेंडिंग के लिए अच्छा प्रोडक्शन कर ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी बेसिकली जो इसका प्रोडक्शन होता है वो राइस से होता है, मैज से होगा, MIZ में, मक्का से, या शुगर शुगर कैन से। और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है प्रोडक्शन, वो शुगर कैन से ही होता है। हाँ, और हमारे पास शुगर का सरप्लस है। सरप्लस मतलब जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर देते हैं। हमारे पास बफर स्टॉक भी है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं चीनी का। तो हमें इसमें अभी 10% के ब्लेंडिंग के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और हमने इसको जल्दी ही अचीव कर लिया।
अब बात करते हैं कि हम एथनॉल ब्लेंडिंग करते क्या हैं, करते क्यों हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है हमको। तो ऐसा अब बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप न्यूज़ को देखेंगे ना, तो ऐसा हाइप क्रिएटेड है कि उससे पोल्यूशन कम करेंगे, इससे पोल्यूशन कम करेंगे। बेसिकली अब डेफिनेटली इससे पोल्यूशन कम होगा, लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो फॉरेक्स पे हो जाएगा। फॉरेक्स पे होता है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज पे। जो हम आयात निर्यात करते हैं बाकी देशों से, उसके लिए हमारे पास एक खास अमाउंट में पैसा होता है जिसे फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है। तो उस पे मेजर इम्पैक्ट डालता है। अब समझ लेंगे डिटेल्स में पोल्यूशन पे इसके इम्पैक्ट को और फॉरेक्स पे इसके इम्पैक्ट को, और हम ये डिसाइड कर लेंगे कि किसका कितना इम्पैक्ट है, कि इन दोनों पे इसका कितना इम्पैक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे इस पे पोल्यूशन पे इसके इम्पैक्ट को, और इस बात को समझेंगे। और इस इथेनॉल हम 20% की ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 20% पेट्रोल है अभी, पीईटी जो गवर्नमेंट अभी डिसाइड की है कि हम इसको को पाएंगे, उसको हम लेकर चल रहे हैं। फिर भी देख लेते हैं। तो इसके इम्पैक्ट, पोल्यूशन पे इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए हमको सबसे पहले इसके फार्मूलाज पे जाना होगा, इसको समझना होगा। इसका इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। अगर पेट्रोल का फार्मूला देखें तो ये होगा CnH2n। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना के बराबर होगा। हालांकि हम पेट्रोल में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। इसका परसेंटेज लगभग 0.05% से लेकर 1% ही रहता है। ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यहाँ पे इसके फार्मूला में ही ऑक्सीजन रहती है। और हम जानते हैं कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन रहेगी ना, वहाँ पे कंप्लीट कंबसन होगा। वहाँ पे कंप्लीट कंबसन यानी कि पूर्ण दहन होगा। चीज़ें अच्छे से जलेंगी, और अच्छे से जलेंगी तो डेफिनेट सी बात है CO2 रिलीज ना के बराबर होगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ना के बराबर होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं होती है। तो हाँ, ऐसा है कि इथेनॉल से में कंप्लीट कंबसन होता है पेट्रोल का अपेक्षा एथनॉल में कंप्लीट कंबसन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, और यहाँ पे CO और CO2 रिलीज कम होती है। लेकिन पेट्रोल में भी ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, सिर्फ इतना कि वहाँ पे थोड़ा सा चिंगारी लग सके जिसे इंजन चले। सिर्फ उसी लिए ऑक्सीजन का को मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे बात आता है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा ऑक्सीजन को क्यों नहीं मिला देते हैं पेट्रोल में। फिर इथेनॉल की बात ही ख़त्म हो जाएगी मिलाने की। यहाँ पे अगर ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ पे भी कंप्लीट कंबसन होगा, और CO2 रिलीज होने की चांस कम होगी। तो इसका आंसर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को मिलाने लगे ना, तो इसका केमिकल फार्मूला ही चेंज कर जाएगा, इसका प्रॉपर्टी ही चेंज कर जाएगा, और पेट्रोल पेट्रोल ही रहेगा ही नहीं, और हम इसे फ्यूल की तरह यूज में नहीं ला पाएंगे। तो हम यहाँ पे तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिला ही नहीं सकते हैं ना। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से कुछ कुछ कम CO और CO2 रिलीज हो रहा है। लेकिन हम अभी भी यहाँ पे 80% पेट्रोल में जो नाइट्रोजन का मात्रा है, उससे होने वाला जो पोल्यूशन है उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। इससे नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलता है वो बहुत हार्मफुल होता है, बॉडी के एयर पोल्यूशन में मेजर रोल कंट्रीब्यूट करता है। तो हम इसे अभी भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पॉल्यूशन पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है। अब मेजर इम्पैक्ट जहाँ आता है वहाँ पे बात करेंगे, वो है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे पास कुछ मात्रा में पैसा होता है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। तो डेफिनेटली
एक डाटा के अनुसार सिर्फ 10% की ब्लेंडिंग जो हम अभी कर रहे हैं वो 105 करोड़ लीटर पेट्रोल को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि हम 10% का जो ब्लेंडिंग है वो 105 लीटर को रिप्लेस कर रहा है। तो 100% यानी कि हमारा पूरा कंजम्पशन है पेट्रोल का वह 150 करोड़ लीटर है। तो रियली ये एक मेजर पॉइंट तो है कि यहाँ पे हम सिर्फ 10% ब्लेंडिंग से 105 करोड़ लीटर को रिप्लेस कर दे रहे हैं। और ये एक साल में 30,000 करोड़ रुपए को सेव करता है। ये सिर्फ 10% ब्लेंडिंग यानी कि अगर 20% तक हम जाते हैं तो 60,000 करोड़ रुपए को हम एक साल में सेव कर पाएंगे। और इससे डेफिनेटली हमारी फॉरेक्स की जो स्थिति है वो सुधरेगी और हमारा रैंकिंग भी सुधरेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम 2021 में फॉरेक्स के मामला में पूरी दुनिया में 4th स्थान पे थे। चाइना, स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद रसिया के बाद हम 4th स्थान पे थे। लेकिन हम अभी हम अभी 5th स्थान पे फिर से आ गए हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल का जो कीमत बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में वो हाईली इम्पैक्ट किया है इंडियन के फॉरेन रिजर्व को। तो डेफिनेटली जो ऑयल इंडस्ट्रीज है उसके पास पोटेंशियल है कि वो फॉरेक्स को फ्लक्चुएट कर सकता है। क्योंकि फॉरेक्स डेफिनेटली दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। एक गोल्ड पे, गोल्ड ये 8 से 9% तो गोल्ड वाला ही ले जाता है। और उसके बाद जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेजर जो रोल निभाता है वो हमारा पेट्रोलियम का आयात ही निभाता है। तो इसमें डेफिनेटली है पोटेंशियल कि ये फॉरेक्स को फ्लक्चुएट कर सकता है। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट को कि हम क्यों 10% 20% की ही बात कर रहे हैं, क्यों नहीं 50% 60% और 100% रिप्लेस ही क्यों नहीं कर दे रहे हैं। तो इसके दो पार्टों में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कि हम इसका दो इम्पैक्ट आता है। एक तो जो व्हीकल होगा उस पे इम्पैक्ट होगा कि जितने ज़्यादा हम मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा उस पे प्रभाव पड़ेगा उसके इंजन पे, क्योंकि ये एक तरह का इम्प्योरिटी ही है। और इस पे जो लेकिन अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव है इंजन पे उसको हम काउंटर कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। उसमें कुछ कंपोनेंट ही पे ही प्रभाव पड़ता है, जैसे प्लास्टिक पे, रबर पे, वहाँ के एल्युमिनियम के जो एलिमेंट होंगे उस पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और वो जो कंपोनेंट का ड्यूरेबिलिटी होता है, जितना दिन वो चलना चाहिए उतना दिन वो चल नहीं पाता है। तो इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने भी कंपनीज को डायरेक्ट किया है कि आए तो अब कोई गाड़ी आए तो उसको फ्लेक्स इंजन के साथ लाए। फ्लेक्स इंजन यानी कि दोनों से चले, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल से भी और पेट्रोल से भी। तो सारे कंपनीज ने इसको सपोर्ट भी किया कि हाँ फ्लेक्स इंजन को हम लाएंगे। साइट्रियन है इसने अनाउंस भी कर दिया कि अब जो भी इंडिया में एसयूवी जाएंगे वो फ्लेक्स इंजन के भी ही साथ आएंगे। और इंडिया में बहुत गाड़ी अब फ्लेक्स इंजन के साथ चल रही है। तो इसका मतलब जो इंजन का प्रभाव है हम उसे काउंटर तो कर लेंगे, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर आएगी। इथेनॉल को इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन का जो खर्च है वो उतना कम भी नहीं है। क्योंकि इथेनॉल का मतलब क्या है? वाइन। जो वाइन है उस वही वही तो इथेनॉल है ना। तो हमारे कंट्री में इथेनॉल का, वाइन का क्या कीमत कम है क्या? पेट्रोल से कम नहीं है। लेकिन हाँ ये जो चीज़ें होंगी ना वो गवर्नमेंट के लेवल पे होगी। तो वाइन हमारा ज़्यादा महंगा इसलिए हो जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट उस पर हाई टैक्स वसूल करती है। लेकिन गैसोलीन पे, सॉरी, इथेनॉल पे ऐसा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट एक जो भी प्रोडक्शन होगी वो गवर्नमेंट के लेवल पे होगी, तो यहाँ पे टैक्स की बातें नहीं आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा आसानी तो होगा इसके प्रोडक्शन में कॉस्ट को लेकर, लेकिन फिर भी ये उतना आसान नहीं है।
एक रिपोर्ट के अनुसार हम जितने भी अभी खेती करते हैं जितने लैंड पे, उसमें से 10% लैंड को शुगर कैन गन्ने की खेती की तरफ मोड़ना होगा, जो आसान नहीं होगा। 10% पूरे खेती को पे गन्ने की खेती करना, केवल 20% लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यह आसान नहीं है। क्योंकि अभी हम बहुत सारे स्टेट में गन्ने की खेती नहीं करते हैं। मेजर जो महाराष्ट्र है, बिहार है और यूपी है, इन्हीं स्टेटों में गन्ने की मुख्यतः कृषि होती है। इसीलिए बिहार वो पहला राज्य था जो इथेनॉल नीति को लेकर आया था। इथेनॉल नीति को बिहार ही सबसे पहले लेकर आया था, क्योंकि इन्हीं स्टेट में ज़्यादा शुगर की कृषि होती है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। 10% लैंड एग्रेरियन कम नहीं होता है। और इससे अगर हम इसको ज़्यादा उस तरफ मोड़ते हैं तो हमें बफर स्टॉक का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वो कम हो जाएगा, हम एक्सपोर्ट भी कम करने लगेंगे और खाद्य असुरक्षा का सामना हमें कर सकता है करना पड़ सकता है इंडिया में, अगर हम 10% 20% की तरफ जल्दी मूव करने की जल्दीबाजी करें तो 2023 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम होपफुल तो हो ही सकते हैं कि गवर्नमेंट इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगी और डेफिनेटली हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम होपफुल हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर watching the video. Please like the video, share the video. Thank you. Thanks a lot again.